अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की जो लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स वगैरह मैंने लर्न किया वो आपके साथ शेयर करूंगा, साथ मेरा अपना तज़िया भी। इस वक्त स्क्रीन पे अगर आप नज़र डालें तो बीटीसी की प्राइस पे कुछ खास डिस्कस करने के लिए नहीं है। बीटीसी की प्राइस ने ट्राई तो की है, पंप की है, लेकिन 31,000 पे जाके बुल्स जो है वो हिम्मत हार के और दोबारा बेरिश जो है मार्केट में वो डोमिनेट कर रहे हैं। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बीटीसी की प्राइस 30,400 के ऊपर ट्रेड हो रही है। आज ट्यूसडे है और कल ग्लासनोड के रिसर्चर की जो वीकली रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट मैंने सारी पढ़ी है, उसका एक मैं आपके साथ समरी शेयर करूंगा। जो मैंने रिपोर्ट में लर्न किया वो आपके साथ शेयर करूंगा, साथ मार्केट की और अपडेट्स भी हैं। अच्छा जी, रिसर्चर्स ग्लासनोड के क्या कहते हैं? तीन उन्होंने चीज़ें डिस्कस की हैं अपनी रिपोर्ट में। एक तो उन्होंने कहा जी कि बीटीसी की प्राइस 30,000 के ऊपर कंसोलिडेट कर रही है और ये मिड पॉइंट है 2021 और 2023 की प्राइसेस के जो साइकिल्स हैं उसका। दूसरा उन्होंने कहा जी बिटकॉइन के ऊपर जो एनएफटी इकोनॉमी थी वो इकोनॉमी आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन हो रही है। आपको मालूम है उसकी वजह से माइनर्स की भी चांदी थी, क्योंकि ट्रांजैक्शन फीस बढ़ने की वजह से उनको अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल रहा था। अब वो कूल डाउन होने की वजह से, और साथ साथ ये भी आपको बता चलूँ कि बिटकॉइन की हैश रेट और डिफ़िकल्टी एडजस्टमेंट इस बार और इंक्रीज़ हो रही है और माइनर्स को अच्छा खासा जो है उसकी वजह से प्रेशर आता है। और दूसरा उन्होंने कहा जी कि ये जो मॉनिटरी ट्रांसफर वॉल्यूम्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। और वो मॉनिटरी ट्रांसफ़र का मतलब यह है कि जो सिर्फ बिटकॉइन की जो बिटकॉइन ट्रांसफ़र्स हैं, यानी एनएफटी इकोनॉमी की वजह से नहीं, जो बिटकॉइन टू बिटकॉइन ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शंस हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। और ओबियसली चंद दिनों से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो ब्लैक रॉक की ईटीएफ अप्लाई के बाद मार्केट में आपको थोड़ा मोमेंटम नज़र आ रहा है। और लास्ट में उन्होंने सप्लाई हेल्ड इन प्रॉफिट कि कितनी सप्लाई जो है इस वक्त प्रॉफिट में है। मेरा ख्याल है कोई 14 मिलियन बिटकॉइन इस वक्त सप्लाई में है और लॉन्ग टर्म होल्डर 70% लॉन्ग टर्म होल्डर्स के पास हैं, जो मेरे अंदाजे के मुताबिक फ़िलहाल सेल नहीं करना चाहते अनटिल अनलेस कि ये जो बिटकॉइन की हाल्विंग का साइकिल है वो कूल डाउन होना नहीं शुरू हो जाता। ठीक है। अच्छा, इस हवाले से मैं सिर्फ एक चीज़ आपके साथ चार्ट शेयर करना चाहता हूँ, वही इनकी सारी रिपोर्ट की चीज़ है। ये देखें, ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो मॉनिटरी डोमिनेट ब्लॉक स्पेस डिमांड और इंस्क्रिप्शन डोमिनेट। इंस्क्रिप्शन दो तरह की है, एक तो इमेजेस वीडियोस ऑडियोस वगैरह इंस्क्रिप्शन है और दूसरा टेक्स्ट बेस्ड है। तो ये दो मुख्तलिफ वेव्स में उन्होंने कहा जी कि इसकी हाइप रही है। बहरहाल वो अब उनमें से जो एक्टिव एड्रेसेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनका प्रेशर कम हो रहा है ट्रांजैक्शंस के ऊपर, मेमोरी पूल के ऊपर। और दूसरा ट्रांजैक्शन वॉल्यूम भी आहिस्ता आहिस्ता मई के महीने से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन हो रहा है। ठीक है, ये उनकी वीकली रिपोर्ट थी। अब एक और ट्वीट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी, ये यूँ समझ लें कि बड़ी इनकी रिस्पेक्ट है। इनकी एक बुक था रिच डैड पुअर डैड के नाम से, तो वो ये उस बुक की वजह से ये बहुत पॉपुलैरिटी रखते हैं। इनकी एक स्टेटमेंट है, अक्सर ये बिटकॉइन और गोल्ड के हवाले से और सिल्वर के हवाले से अपनी स्टेटमेंट देते रहते हैं। ये इंटरेस्टिंग एक इन्होंने स्टेटमेंट दी है, वो मैं चाह रहा था आपके साथ शेयर करूँ। इनके बकौल 22 अगस्त को जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स, ये जो कंट्रीज़ हैं, इनकी आपस में मीटिंग होनी है और वहाँ पे बकौल रॉबर्ट कियोसाकी के वहाँ पे ये ब्रिक्स कंट्री गोल्ड बैक क्रिप्टो अनाउंस कर सकती हैं। गोल्ड बैक क्रिप्टो कौन सा हो सकता है? वो ओबियसली, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर वो CBDC वगैरह अपना कोई लॉन्च नहीं करना चाहते तो वो बिटकॉइन एक प्रोमिनेंट हो सकता है। बहरहाल उसको साथ उन्होंने डिस्कस करके कहा जी कि US डॉलर विल डाई, अमेरिकी डॉलर जो है वो कमज़ोर होगा मज़ीद और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है अमेरिका में वापस आएंगे। ज़ाहिरी बात है सारी दुनिया ने डॉलर को एज अ रिज़र्व रखा हुआ है, उनके सेंट्रल बैंक्स ने। वो जब उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, खसूसन ये जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं ये भी दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, और यहाँ से अगर कोई अपनी ग्लोबल करेंसी गोल्ड बैक करेंसी को बैक करते हैं तो फिर डॉलर वापस आएगा, उससे अमेरिका में इन्फ्लेशन होगी और इन्फ्लेशन की वजह से लोग अपने पैसे को बचाने के लिए वो क्रिप्टो, गोल्ड और सिल्वर में सरमायाकारी करेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी की असेसमेंट के मुताबिक बीटीसी की प्राइस अगले साल $1,20,000 तक जा सकती है। हर बंदे की अपनी अपनी प्रेडिक्शन है, पता नहीं अगला साल हाल्विंग जब आएगा तो उस वक्त देखेंगे प्राइस कहाँ तक पहुँचेगी। अच्छा, अगली एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। SEC के साबका चेयरमैन है, उनका इंटरव्यू CNBC ने किया। उसमें उन्होंने कहा जी कि इस वक्त SEC को बिटकॉइन का स्पॉट ETF अप्रूव कर देना चाहिए। दिस इज़ अ बिग न्यूज़ अगर ऐसा, क्योंकि इस वक्त जो ट्रेडर्स हैं उनकी अच्छी खासी बैटिंग है इसी बात के ऊपर कि SEC बिटकॉइन के स्पॉट ETF को अप्रूव कर देगा। मैं सोच रहा था कि एक दूसरा इसका पिक्चर भी है, वो भी हमारे माइंड में होना चाहिए। मेरी अंडरस्टैंडिंग यह है कि अगर इस वक्त BTC और क्रिप्टो मार्केट को जो
मोमेंटम मिला हुआ है, प्राइस एक्शन जो आपको करंट नज़र आ रहा है, इट्स ऑल बेस्ड ऑन इस अजम्पशन के ऊपर कि बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव होगा, उसके बाद प्राइस मार्केट में अच्छा खासा पैसा आएगा, वो फिर ट्रिकल डाउन होकर बीटीसी से निकल के वो मार्केट के दीगर क्रिप्टो करेंसीज पे आएगा। इस वक्त ये है सारा पीछे ड्राइविंग फैक्टर जो है। अगर ये नहीं होता है तो फिर आई डोंट नो कि बिटकॉइन की हाल्विंग की वजह से बिटकॉइन की प्राइस जो है वो पंप करती है, यानी हिस्ट्री तो यही बताती है कि हर हाल्विंग में बीटीसी की प्राइस अच्छा खासा पंप करती है। लेकिन आपको ये भी ज़हन में रखना पड़ेगा कि इस वक्त दुनिया जो है ग्लोबल रिसेशन की तरफ बढ़ रही है। दुनिया की सारी मेजर इकोनॉमीज रिसेशन प्रेडिक्ट कर रही हैं कि उनके मुमालिक में रिसेशन आ सकता है, और अगर तो रिसेशन आता है तो इन्वेस्टर जो है पैसा नहीं इन्वेस्ट करता, खसूसन ये रिस्की मार्केट्स के ऊपर। तो फिर अगर ये स्पॉट ईटीएफ अप्रूव नहीं होता तो आल्ट कॉइन्स में से मोस्टली आल्ट कॉइन तो आपको डेड ही समझे। आई एम टेलिंग यू, वो वाले आल्ट कॉइन जो कि बिल्कुल कॉपी कैट है, उनका फ्यूचर तो बहुत ब्लीक हो सकता है। मुमकिन है जिस प्राइस पे इस वक्त ट्रेड हो रहे हैं उसका 90% वो क्रैश कर दें, 90%, 95%, ये टाइम बताएगा। लेकिन ये आल कि अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं इफ़ यूज़ कर रहा हूँ। ज़्यादातर मार्केट के एक्सपर्ट्स का यही कहना है, ज़्यादातर कारीने क्यास यही है कि ईटीएफ अप्रूव हो जाएगा। अगर नहीं होता तो उसके वर्स्ट सिनेरियो की मैं पिक्चर आपको बता रहा हूँ। बीटीसी दोबारा मुमकिन है 15,000 की जो इसने बॉटम बनाया था लास्ट ईयर नवंबर में, मुमकिन है उसको दोबारा ब्रेक करके मज़ीद नीचे चला जाए, क्योंकि इस वक्त ग्लोबल रिसेशन है, पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और इस वक्त जो आपको क्रिप्टो मार्केट का इन्वेस्टर बीटीसी का जो नज़र आ रहा है वो लॉन्ग टर्म सारा इन्वेस्टर है, ठीक है। उसको बेच के मुमकिन है बीटीसी की प्राइस को इतना डंप ना आए, लेकिन आल्ट्स कॉइन को कौन बचाएगा? बीटीसी को बचाने के लिए तो जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं वो हैं, अब मार्केट में अवेलेबल हैं। व्हाट अबाउट द आल्ट कॉइन्स, कि इस बारे में आप सोचें। मैं अपना एक एक्सपीरियंस अपना बुरा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास जितने कार्डानो टोकन से जहाँ मैंने किया हुआ था वो सब मैंने एडा में कन्वर्ट किए, एडा को मैंने इथीरियम में कन्वर्ट कर लिया। ये आप इसको एक मेरी टाइम वुड टेल के ये मेरी एक सिली एक एक्शन था, मेरा एक गलत फैसला था या कि सही फैसला था। मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद कार्डानो की ब्लॉकचेन में कोई, क्योंकि इसको बहुत टाइम मिल गया है, पिछले 2 सालों से मुसलसल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड होने के बाद मेरा ख्याल है सितंबर 2021 में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसकी ब्लॉकचेन के ऊपर एक्टिव हुआ है। उसके बाद कार्डानो की प्राइस मुसलसल, और ये ना कहिएगा कि मैंने लॉस में, तकरीबन यूँ समझ लें कि अच्छा खासा मुझे इसमें लॉस हुआ है, लेकिन मैंने अब उसको कन्वर्ट किया इथीरियम के ऊपर। मेरी नज़र में इथीरियम की हाइप है और आइंदा फ्यूचर में भी इथीरियम का फ्यूचर मैं ज़्यादा ब्राइट देख रहा हूँ। तो कार्डानो से मैंने, ये मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस ना लीजिएगा, मैंने अपना फैसला किया ये जानते बूझते हुए मुमकिन है कार्डानो की प्राइस अगर रिटर्न मारती है तो अच्छा खासा रिवॉर्ड भी मिलता है, लेकिन मैंने इसकी बजाय मैंने प्रेफर किया इथीरियम को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और मैं न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये वैनगार्ड जो कि 7.2 ट्रिलियन एसेट मैनेजमेंट फर्म है, उसने जो बिटकॉइन माइनिंग स्टॉक्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट की है कोई 560 मिलियन की। ईटीएफ चीज़ें अलग हैं, जो बिटकॉइन की मार्केट के हवाले से जो दीगर इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे माइनिंग है, माइनिंग में इन सारी इंडस्ट्री में बड़े बड़े जो एसेट मैनेजमेंट सरमायादार इदारे हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ये सारी खबरें जो हैं यही सिग्नल दे रही हैं कि अगला एटलीस्ट 6 माह के बाद का जो वक्त है वो क्रिप्टो मार्केट के लिए बुल रन का सिग्नल दे रहा है, ठीक है। अच्छा, बीएनबी की प्राइस कल पंप की, मैंने कहा आप लोग अगर सोच रहे हैं क्यों पंप कर रही है तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो फिर अपनी इस रेजिस्टेंस को जो कि पिछले यूँ समझ लें कि जून के महीने से इस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया और उसके बाद दोबारा मुसलसल बार इस $246 की, $248, $50 की प्राइस पे बार उसको टेस्ट करके नीचे आ जाती रही। तो अभी दोबारा इसको रीटेस्ट किया। वजह क्या है? इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आर्खम इंटेल जो एक यूँ समझ लेंगे क्रिप्टो एनालिटिकल एक टूल है, उनका टोकन ये प्री सेल कर रहे हैं। और उस प्री सेल के ऊपर भी ऐसे मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स हैं कि कुछ वॉलेट्स हैं जो वेल्स हैं बीएनबी की, उन्होंने 1,41,000 बीएनबी जो है 3-4 मुख्तलिफ बाइनांस अकाउंट में ऐड किया है। कुछ लोग तो कह रहे हैं ये भी जस्टिन सन ही हरकत कर रहा है। पिछले दिनों जस्टिन सन ने इसी तरह सुई के टोकन मेरा ख्याल है फार्म करने की कोशिश की थी, तो सीजी ने अच्छा खासा पब्लिकली आके उसको डांटा था कि भाई ये वाली हरकत करोगे तो हम
आपका अकाउंट ही सस्पेंड कर देंगे। बहरहाल अभी फिर एक्टिविटी अभी पता तो नहीं चला कि ये वॉलेट किसके हैं, लेकिन वेयर्स ने ये इन टोकन्स जो कि देखें, एक ये जो प्री सेल्स होती है, इस प्री सेल्स में हर अकाउंट की एक लिमिट होती है कि आप मैक्सिमम $100 का या $1000 का या $1500 का टोकन बाय कर सकते हैं। तो ये जो वेल्स हैं, एक से ज़्यादा अकाउंट इनके पास हैं, उन अकाउंट में रख के तो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि वो टोकन खरीदें। जैसे ही वो टोकन फिर लिस्टिंग के लिए अवेलेबल होता है तो सबसे पहले वही टोकन जो है वो डंप करते हैं सस्ते दामों जो उन्होंने खरीदा होता है। शिबा के हवाले से आप मेरे से पूछ रहे हैं कि शिबा की जो चेन लॉन्च हो रही है, आप क्या देख रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने, शिबा कंपेयरिंग विद डोज कॉइन, शिबा को आप डोज कॉइन से पहले तो इसकी प्राइस की तरफ अगर आप नज़र डालें, ये स्क्रीन पे आपको वीकली चार्ट मैंने ओपन किया है, तो इस वक्त शिबा की प्राइस अपनी उस रेंज में है जिस रेंज के बाद शिबा ने मिलियनेयर पैदा किए थे, यानी दोबारा प्राइस उस लेवल पे पहुंच गई। जिस बेचारे बंदे ने शिबा इस प्राइस के ऊपर बाय किया हुआ था, उसका तो सारा सरमाया जो है वो डूब गया, खाक हो गया। यहाँ पे इस वक्त दोबारा उसी रेंज में आई है। अब शिबा की शिबार्शियम एक चेन आनी है, उस शिबार्शियम चेन के ऊपर जो इनका बोन टोकन है उसकी और शिबा इनो का जो शिब टोकन है, इसके टोकन की एक प्रोजेक्शन है कि जब वो ब्लॉकचेन अपनी लॉन्च करेंगे उसके बाद इसके दोनों टोकन्स बोन और शिब जो है ये अच्छा खासा पंप करेंगे। प्राइस इस वक्त लोएस्ट प्राइस है। अगर मीम कोइन की दोबारा हाइप बनती है और शिबा की खसूसन अगर बनती है तो आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, मेरा ज़ाती तजर्बा ये कहता है कि वंस एक बार मीम कोइन की हाइप जब ख़त्म हो जाती है उसको रिकवरी करना बहुत मुश्किल होता है। ये सेफ मून से शुरू होता होता मीम कोइन का सिलसिला, फिर डोज कोइन, फिर पता नहीं क्या, अभी तक किसी ने भी दोबारा अपना ऑल टाइम हाई नहीं देखा। तो आपने इस वक्त लोएस्ट प्राइस है, नो डाउट इस वक्त बड़ी अट्रैक्टिव प्राइस है, और आगे इसकी जो शिबार्शियम चेन है उसकी भी एक खबर है। अब उसकी वजह से पता नहीं प्राइस जो है कितना पंप करते हैं। ये भी इमेजिन करें कि अगर कोई उसकी चेन लॉन्च होने से पहले मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो वो नेगेटिव न्यूज़ भी उस चेन की पॉजिटिव खबर को जो है वो खा सकती है। तो आपने बड़ा केयरफुली इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है अगर आपने की हुई है तो। अच्छा जी, आगे मार्केट की अब जो कुछ न्यूज़ की तरफ आते हैं। दुबई ने क्रैकडाउन किया बिट ओएसिस 2016 से ये मिडल ईस्टर्न जो यूज़र्स थे उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, तो उनका लाइसेंस जो है वो मनसूख किया है। मेरा ख्याल है जो पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उस पर वो काम कर रहे थे, अब वो दोबारा ओएसिस एक्सचेंज वालों ने कहा जी कि हम जो रेगुलेटर्स हैं उनके साथ राब्ते में हैं और जल्द अज जल्द जिस तरह वो कहते हैं उस तरह हम सेटअप करके अपना जो है वो दुबई, और आपको मैं बताता चलूँ, दोबारा रिमाइंड करवा दूँ, दुबई, सिंगापुर, जापान, हांगकॉन्ग और इंडोनेशिया, ये सारी कंट्रीज़ इस वक्त क्रिप्टो फ्रेंडली हैं और बड़ी बड़ी जो फर्म्स हैं, खसूसन बाइनांस जो है वो इस वक्त दुबई को अपना मेन हब बनाने के ऊपर वर्कआउट कर रहा है। तो बहुत से इवेंट्स वगैरह भी दुबई में ही बाइनांस वगैरह ऑर्गेनाइज करवा रहा है, और अगर दुबई इसी तरह एक्सचेंजेस को तंग करता रहा तो फिर मसला होगा। ठीक है। अच्छा, एक और मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करना चाहता था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, ये एक्सचेंजेस के हवाले से ही है। क्रिप्टो कस्टडी मार्केट जो है वो 448 बिलियन तक पहुंच गई थी। क्रिप्टो कस्टडी का क्या मतलब है, यानी सरमायादार इदारों या जो क्रिप्टो की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं, इन्होंने एसेट मैनेजमेंट, उसकी सिक्योरिटी के लिए अलग फर्म्स को अपने एसेट्स दिए होते हैं। ये जो है सन 2022 में 448 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग न्यूज़ क्यों है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आइंदा अगर एक्सचेंजेस ने, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस ने सर्वाइव करना है, आज से 5 साल 10 साल बाद की मैं मार्केट को वॉच करते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि मार्केट आहिस्ता आहिस्ता डेक्सेस की तरफ जा रही है। सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म का हमने एक्सपीरियंस करके देख लिया, खसूसन FTX जो टॉप एक्सचेंज है उसके क्राइसिस के बाद, उसके क्रैश के बाद तो हर बंदा यही देख रहा है कि भाई फ्यूचर डेक्सेस में है। लेकिन अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस ने अपना फ्यूचर देखना तो एक ही सूरत में मुमकिन है, और अगर ऐसा हो जाएगा तो ये जो यूज़र जिनको अपने पर्सनल वॉलेट महफूज करने नहीं आते उनके लिए ये बहुत गुड न्यूज़ होगी। वो क्या तरीका है कि ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है अपने यूजर्स के फंड अपने पास रखने की बजाय किसी थर्ड जो एसेट मैनेजमेंट फर्म है उसके हवाले कर दें, और कुछ इस तरह के दरमियान में APIs वगैरह डेवलप कर लें कि जब ट्रेडर उनके प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो उस फर्म से बराह रास्त उन वो जो थर्ड पार्टी जो एसेट फर्म है जिसकी बाकायदा ऑडिट होता होगा, जिसकी मतलब वो बाकायदा रिपोर्ट होगा, अगर इस तरह होगा तो जाके ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो है वो सर्वाइव करेंगी आइंदा 5 से 10 साल। अदरवाइज सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का मुझे तो नामो निशान नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, ये जितने एक्सचेंजेस हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आगे आते हैं जी। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने कहा है कि सन 2030 तक दुनिया के 93% जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपना CBDC लॉन्च कर चुके होंगे। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि 93% ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ही होगी, पूरी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपने अपने CBDCs लॉन्च करेंगे। CBDC क्या होता है कि हर जो नेशन है, हर जो स्टेट है, उसका अपना एक सेंट्रल बैंक होता है जो मॉनिटरी, वो जब अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बनाएगा, यानी वो अपनी फियाट को उसका डिजिटल वर्जन, ब्लॉकचेन वर्जन बना लेगा, तो उससे होगा क्या, ठीक है, उससे इकोनॉमी जो है वो कैशलेस हो जाएगी। उसके बेनिफिट्स बहुत है, प्रोज एंड कॉन्स हैं CBDCs के। सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो मैं आपके साथ एक और न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। ये ब्राज़ील ने अपना पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसका अपना CBDC, और एक वहाँ के डेवलपर ने उनके जो ब्लॉकचेन है उनकी, उसको स्टडी किया और उसमें कौन कौन से फंक्शन है CBDC में। उन्होंने, ब्राज़ील ने अपने CBDC के अंदर फंक्शन ऐड किए हैं कि वो किसी भी फंड को, वॉलेट को लॉक कर सकते हैं, वो अनलॉक कर सकते हैं, वो बैलेंस में चेंजिंग कर सकते हैं, वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक दूसरे के एड्रेस के अंदर, क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक एड्रेस के ऊपर। और ये हाईली कंसर्न है। ये जो CBDCs आ रहे हैं, जो इस वक्त क्रिप्टो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स जो कि फियाट करेंसी के अगेंस्ट हैं, जो कि डिसेंट्रलाइजेशन के सपोर्टर्स हैं, उनका मानना यह है कि गवर्नमेंट्स जो हैं ये CBDC लॉन्च ही इस वजह से करना चाहती हैं क्योंकि ये पैसे को मजीद कंट्रोल, पैसे के ऊपर मजीद अपना कंट्रोल जो है वो बढ़ा देंगे। अभी तो हमारे पास जो कैश के नोट्स हैं वो हमारे पास है, गवर्नमेंट किस तरीके से वो हम बैन कर सकती है। अगर वो करेगी तो वो यूनिवर्सल होगा, इंडिविजुअली किसी बंदे के पैसे की वैल्यू वो डिवैल्यू नहीं कर सकते जब तक कि वो खुद ना चाहे। लेकिन अगर ये चीज़ें डिजिटलाइज हो जाएंगी और गवर्नमेंट के पास ये कमांड आ जाएगी तो ये उसके नेगेटिव एक्सपेक्ट हैं CBDCs के। बेनिफिट्स इसके हैं वो इंशाल्लाह कभी अलग से मैं वीडियो बना के आपको गाइड करूंगा। लास्ट में जी ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ और यही हमारा मुस्तकबिल है। CBDC के हवाले से ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी चुके हैं। एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म में बंदे ने क्या किया कि उसके पास एक लग्जरी वॉच थी, उस वॉच को उस प्लेटफॉर्म पे उसने पहले सेंड किया। वो प्लेटफॉर्म बारविंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म था। जब उनके पास उसकी बंदे की वॉच आ गई तो उसके बाद उन्होंने उसकी वॉच का NFT बनाया अपने प्लेटफॉर्म पे और वो उन्होंने लिस्ट कर दिया ताकि लैंडर्स, वो घड़ी वाले ने कर्ज लेना था और साथ उन्होंने NFT बना के लगा दिया कि भाई कौन बंदा इसको कर्ज देना चाहता है। $35,000 के अगेंस्ट ये जो वॉच है NFT ये लैंडर ने बाय कर ली। अब लैंडर ने $35,000 दे दिया, उसके ऊपर सालाना जिस बंदे ने कर्जा लिया उसने 12% सालाना इसको पे करना है अनटिल अनलेस के वो कर्जा वापस नहीं करता। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, अगर तो वो कर्जा वापस कर देता है तो उसकी घड़ी दोबारा वही NFT जो कि लैंडर के पास था वो NFT चला जाएगा बारवर के पास और बारवर वो NFT जब चाहे वो वॉच जो है वो रिडीम कर सकता है। अगर ये चीज़ें मज़ीद डेवलप होती हैं तो आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, हमारे यहाँ ऐसे लोग जिनके पास गोल्ड है, जिनके पास प्रॉपर्टी है या और उनके पास एसेट्स हैं लेकिन उनको कर्जे की ज़रूरत है, वो बैंकों में जाके धक्के खाते हैं और बैंक जो है अच्छा खासा पैसे भी चार्ज करता है। अपनी प्रोसेसिंग फ़ीस अलग होती है, ख्वारी अलग होती है और कर्जा देना भी बहुत नामुमकिन है। तकरीबन को 25-30% अगर लिखा उन्होंने, मेरा ख्याल आम जो जिनके पैसे होते हैं उनको 5% से लेकर 10% देते हैं, लेकिन जिनसे कर्जा लेना होता है उसको 30% उनको कर्जा चार्ज करते हैं। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें अगर ये चीज़ें पॉपुलर हो जाती हैं तो पाकिस्तान में क्रिप्टो मार्केट रेगुलेट होगी तो यहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म बिल्ड होंगे। मैं इंशाल्लाह खुद इस तरह का प्लेटफॉर्म बिल्ड करने की कोशिश करूंगा जिसमें हमारी कंपनी एक रजिस्टर्ड कंपनी होगी। कोई बंदा भी प्रॉपर्टी, गोल्ड या अपना एसेट, किसी के पास गाड़ी एक्स्ट्रा, वो गाड़ी हमें दे के तो वो कर्जा ले सकता है। कोई KYC करवाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे ये जो घड़ी का एक्सपीरियंस हुआ है, ना बारवर लैंडर को जानता है ना लैंडर बारवर को जानता है। इवन वो जो वेबसाइट है वो वेबसाइट को भी नहीं पता ये कौन है, ये A है या Z है, क्योंकि ये सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए है। जिस बंदे ने कर्ज लिया है अगर वो कर्ज वापस नहीं करता है एक खास रेंज में, एक जाहिर बात है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन सेट की है, अगर वो नहीं करता है तो उसका NFT जो लैंडर के पास है वो NFT उस वक्त के बाद वो घड़ी जो है वो उस प्लेटफॉर्म से क्लेम कर सकता है। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि अगर कोई बंदा मेरे पास या किसी के पास प्रॉपर्टी कोलैटरल रख के कर्ज लेता है और अगर वो कर्ज वापस नहीं करता तो उसकी प्रॉपर्टी दूसरे बंदे के नाम वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके लिए जाहिर बात है ये सारे लीगल प्रोसेस हैं, ये उस वक्त होगा अगर पाकिस्तान में क्रिप्टो मार्केट जो है वो रेगुलेट होती है। पाकिस्तान में होती है कि नहीं, लेकिन दुनिया भर में ये एक्टिविटी इंशाल्लाह बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।